बार I-10 में चला कहीं जा रहा था तो रास्ते में खराब होगी और जहाँ खराब हुई उसके पास ही जैगुआर का शोरूम था। मैंने निक्कर पहन रखी थी पीले रंग की चप्पलें। मैंने कहा यार वेटिंग वूटिंग वाली नहीं, जो ऐसी बताओ जो मैं अभी लेके चला जाऊँ। उस टाइम मेरे को गुस्सा आया हुआ था तो मैंने उसमें लिख दिया कि आई विल बी रिच एंड फेमस। जेन ज़ी है या जो यंग लोग हैं वो इतना एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं कर रहे, तो क्या ये सही है कि आपके मेजर ऑडियंस 35 प्लस है या क्या है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो 22-23 से स्टार्ट होके। अच्छा, इतना यंग? कोई थे जो डेवलपर थे, उनको मैंने कहा था कि मैं 5% इक्विटी ऑफर करूंगा और जितनी तुम्हारी सैलरी है उससे 20% ज़्यादा, तो आप मेरे को ज्वाइन कर लो। ओके। क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे। तो उस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया उस टाइम पे। अच्छा। मतलब वो 5% 100 करोड़ की वैल्यू है। अरे भाई। उसके पापा मर्सिडीज चलाते हैं और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैंने गाड़ी नहीं देखी है। तो ऐसे कह दिया उसने, मेरे को बड़ा बुरा लगा उस बात। ये आपके करियर के अर्ली डेज में था? अर्ली डेज में था, मतलब 10 साल पुरानी बात है। ओके ओके। तो फिर मैंने अगले दिन जॉब छोड़ दी थी, उसको भी छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है पुनीत गुप्ता, जो कि एस्ट्रोडॉक के फाउंडर हैं। इंडिया का बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजी ऐप है, जो कि इस साल 600 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला है और 100 करोड़ का प्रॉफिट करने वाला है। सबसे क्रेजी चीज, इन्होंने फंडिंग भी रेज नहीं करी। प्लस आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार एक टाइम ऐसा था जब उनकी गर्लफ्रेंड ने इनके साथ ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि ये इतने ज्यादा कमा नहीं रहे थे। आज वो हर दिन एक नई रेंज रोवर ले सकते हैं। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे उनकी जर्नी, क्या लर्निंग्स रही, कैसे उन्होंने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया बल्कि स्केल अप किया और आगे के उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। वेलकम पुनीत। थैंक यू यार। जैसे आप बोल रहे हो कि जो आप एस्ट्रोलॉजी स्पेस में हो, इसके आसपास काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं एंड आई फील कि यूजुअली हम क्या जो बाहर स्टार्टअप्स चल रहे होते हैं उसका कुछ वर्जन लेके आ जाते हैं, बट इंडिया का ये जो रिलीजियस और जो स्पिरिचुअलिटी मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे इंडियन स्टार्टअप्स ही बनेंगे, ये कोई बाहर का मॉडल कॉपी नहीं होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और यूथ सुन रही होगी। आपको क्या लगता है कि ये रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी स्पेस में क्या क्या ऐसे आइडियाज़ हैं या क्या क्या ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है? तो हम तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस स्पेस में नहीं है, तो हमारा तो एस्ट्रोलॉजी है जहाँ पे मतलब हम तो कंसल्टेशन दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजर और कस्टमर की। ठीक है, अब हम रिलीजियस साइड पे घुसना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं कि जो लोगों को पूजा करवानी होती है, तो अब जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे लिए फिर भी ईजी है पूजा करवाना। लेकिन जैसे कोई बाहर लेट्स से यूएस में कोई बंदा है, उसको पूजा करानी है, इंडियन है, वो पूजा नहीं करवा पाता। ठीक है, मेरे दोस्त से एक बार बात हुई वगैरह, पूजा के लिए पंडित ढूंढता फिर रहा हूँ मैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में भी हैं और फॉरेन में भी हैं। ठीक है, लेकिन लोग पूजा करवाना चाहते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो हमने स्टार्ट किया कि हम ऑनलाइन पूजा करवाएंगे और ऑनलाइन पूरा वीडियो कॉल के थ्रू होगा। उनका संकल्प लिया जाएगा, उनका नाम गोत्र का उच्चारण किया जाएगा और बिल्कुल ढंग से पूजा की जाएगी। तो ये हम एक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो ये यार, आइडियाज़ ऐसे ही हैं कि जो बहुत सारे मंदिर हैं जिसके प्रति लोगों की श्रद्धा है। ठीक है, तो अगर उनको ऑनबोर्ड किया जाए और उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए एक प्लेटफॉर्म पे, तो आई थिंक इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो ये एक नेक्स्ट चीज़ है विच वी विल प्लान टू डू। और ऑनबोर्ड किया जाए इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन पूजा वहाँ पे हो रही हो या फिर उनके लिए टिकटिंग या उनके लिए वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्योंकि हर एक मंदिर का काफ़ी बड़ा मार्केट है, बहुत लोग आते हैं बट वहाँ पे मैनेजमेंट सही से नहीं होती है, भीड़ होता है, सब ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में या फिर जैसे आप बोल रहे हो पूजा एंड वो सब चीज़? सेम ही चीज़ है सारी। वहाँ पे पूजा भी करनी है लोगों को, वहाँ पे लोगों को जाके दर्शन भी करने हैं, वहाँ पे डोनेशन भी करनी है, वहाँ का प्रसाद भी चाहिए। जो जो चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप देखो ना कि मंदिर जाने तक कितना एफर्ट है, लोग नहीं जा पाते, 6-6 महीने लोग प्लान करते हैं। अगर वही चीज़ अगर ऑनलाइन अवेलेबल हो तो हाँ। रोज़ सुबह जाएंगे, रोज़ सुबह वो 15-20 मंदिर जाएंगे करेक्ट। ऑनलाइन ऐप। एंड क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो अब मुझे इस मंदिर में ऑफकोर्स पूजा करवाना है अभी, बट जैसे किसी का प्रसाद लेना है या वो हो, तो तुम्हारे अगर कोई नोन है वो जाके तुम्हारे लिए ला सकता है। बट यहाँ पे अगर मंदिर ऑनलाइन ही आ गए तो प्रसाद डायरेक्टली ई कॉमर्स के थ्रू भी डिलीवर होना, बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जो जो सारे इनोवेशंस है वो ई कॉमर्स हो, ये जो माइगेट पार्क प्लस ये सारी चीज़ें हो, वो अब धीरे धीरे रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी इंडस्ट्री में भी आएगी। एंड उसी में ही आपने फिर एक सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी का पकड़ के आपने एस्ट्रोडॉक बनाया। जब हम देखते हैं कि यार इतना बड़ा स्टार्टअप है, इतना
रेवेन्यू कर रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि आपने फंडिंग रेज करी है कि नहीं। तो अभी तक आपने कोई फंडिंग रेज करी है? नहीं यार, फंडिंग नहीं है। बस आपने वो कुणाल शाह से वो जो राउंड लिया था। हाँ। तो क्या ये कुणाल शाह ने आपको अप्रोच किया था या कैसे? क्योंकि जितना न्यूज़ में आता है कि कुणाल शाह बहुत कम ही इन्वेस्ट करते हैं, 15-20 लाख इस टाइप से इन्वेस्ट करते हैं, बट मैंने जब पढ़ा था कि उन्होंने 6 करोड़ इन्वेस्ट किए 1% स्टेक के लिए, आई थिंक 600 करोड़ के वैल्यूएशन में। तो क्या आई एम अज्यूमिंग वो इनबाउंड लीड था या कैसे हुआ? ये काफ़ी पुरानी बात है ये, और हम रेज नहीं करना चाह रहे थे तब, 2 साल पुरानी बात है। तो मैं कुणाल से कनेक्टेड था लिंक्डइन पे, तो वैसे ही उनका एक बार मैसेज आया कि अच्छा कर रहे हो, तो फिर बात की मैंने। और फंड रेज का प्लान नहीं था, बट कुणाल का तो मैं खुद ही इतना बड़ा फ़ैन हूँ, अच्छा। तो अगर वो आना चाहते हैं हाँ। और तो हम कैसे उस चीज़ पे वो कह सकते हैं। और डेफिनेटली उनके आने से काफ़ी वैल्यू ऐड भी हुई है। उनके पैसे से शायद वैल्यू ऐड नहीं हुई है, पैसा तो बैंक में पड़ा है, ठीक है, उसकी तो एफडी करा रखी है हमने। लेकिन जो वो आए तो उनसे ये एक रिलेशन है कि जैसे मेरे को अगर कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है जहाँ मैं अटका हूँ, तो मैं उनको एक मैसेज कर देता हूँ, तो उनका वहाँ से रिप्लाई आ जाता है कि यार इसको ऐसे कर सकते हो। और मतलब इसमें भी ऐसा नहीं होता कि उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, कई बार प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की होती है, बट आपको एक वैलिडेशन या थोड़ा हाँ वो वैलिडेशन चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए कि यार ये सही चीज़ है या नहीं, तो उनका तुरंत वहाँ से रिप्लाई आता है ये कर लो ये ना करो। तो बहुत सारी चीज़ें हम मान भी लेते हैं, बहुत सारी नहीं भी मानते। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स बड़े स्केल में उन्होंने काम किया तो हाँ। आपको भी वही बड़े विजन में हेल्प होता है कि जब आप कर रहे हो। तो अभी आपका स्पेसिफिक एस्ट्रोडॉक का बिजनेस मॉडल क्या है? यह बिल्कुल सिंपल है कि एस्ट्रोलॉजर्स की हम लिस्ट दिखाते हैं ऐप पे, तो आपको जो उनसे अच्छे लग रहे हैं उनकी प्रोफाइल चेक कर लो, उनकी बायो पढ़ लो, फोटो देख लो, क्या करते हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या लैंग्वेजेस हैं, और उनके रिव्यूज़ पढ़ लो, ठीक है, कस्टमर्स ने उनके बारे में क्या लिखा है, उसके बेसिस पे आप उनसे बात कर सकते हो। बस जितनी देर बात करोगे उतना पैसा। नहीं, उतना पैसा है बट फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी कुछ मिलता होगा, आप भी हाँ हाँ, तो उसमें किस टाइप से आप कमीशंस होते हैं आपके? कमीशन रहता है बस कि जो कस्टमर पे करता है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है, हमारा कमीशन काट के हम एस्ट्रोलॉजर को पे कर देते हैं। ओके, एंड मोस्टली क्या लोग चैट करते हैं, वीडियो करते हैं या ऑडियो कॉल्स करते हैं, किस में डिमांड होती है? चैट पे सबसे ज़्यादा बिजनेस है हमारा, तो मान लो कि 65% बिजनेस चैट पे है, और बाकी सारा ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे कुछ नहीं है। क्या ये सही है कि बहुत लोग का ऐसा कहना है कि यार जो जेनजी हैं या जो यंग लोग हैं वो इतना एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, तो क्या ये सही है कि आपके मेजर ऑडियंस 35 प्लस है या क्या है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, बिल्कुल ही गलत है। हाँ। इतना गलत कैसे हो सकते हो? हाँ, तो हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो 22-23 से स्टार्ट होके अच्छा, इतना यंग? 32-35 तक जाती है, तो ओके, ये हमारा मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो जिनसे आता है वो ये वाली ऑडियंस है। एंड ये क्या टियर 2-3 सिटीज या टियर 1 भी? टीयर 1 मेट्रो सिटीज से हमारा 85% रेवेन्यू है। अरे बाप रे। और इनकी प्रॉब्लम्स भी क्या है कि जैसे रिलेशनशिप में है किसी में, और सबका। शादी से मतलब दे डोंट नो कि उनसे शादी होगी नहीं होगी, हाँ। सामने वाले के बंदे के दिमाग में क्या है, वो बस टाइम पास कर रहा है या शादी करना चाहता है, या कुछ ब्रेकअप हो गया, दे डोंट नो कि इसी से शादी होगी या कोई और आएगा लाइफ में। तो वो जो लोग उस पड़ाव में फंसे हैं, एंड उनको पता नहीं है कि यार उनके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, उनको बस अपने पार्टनर से आंसर चाहिए, और पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा है। तो किसी से तो आंसर लेना है। हाँ, तो वो लोग आके एस्ट्रोटॉक पे पहले कनेक्ट करते हैं। तो हमारा आई थिंक 60-65%, 60-65% जो रेवेन्यू है वो इन प्रॉब्लम्स के अराउंड है, और 30% रेवेन्यू है जो करियर एंड बिजनेस अराउंड जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि करियर में और क्या करें, कब जॉब चेंज होगी, कब इंक्रीमेंट होगा, तो वो सब आते हैं। ओके, एंड मेजरली क्या फीमेल्स होंगी या ऐसे कुछ नहीं है? ऑलमोस्ट इक्वली है, फीमेल्स हल्की सी ज़्यादा है, ओके, 55-45 टाइप। एंड आपका क्या, जैसे आपने बोला कि हेडक्वार्टर तो इंडिया में, मेजर बिजनेस आपका इंडिया में है या बाहर भी कुछ लोग यूज करते हैं? मेजर बिजनेस इंडिया में है, लेकिन हमारा बाहर से भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अभी हमने रिसेंटली फॉरेन में मार्केटिंग स्टार्ट की है, तो आई थिंक हमारा कुछ 17% फॉरेन से आता है, और वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। 17% मतलब आई थिंक 100 करोड़ प्लस ही होगा साल हाँ, का। तो 100 करोड़ काफ़ी का। सिग्निफिकेंट वो है। हमने एस्ट्रोडॉक के काफ़ी एड्स देखे हैं, आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ एड्स भी करवाए हैं, एंड यूजुअली होता क्या है कि कंपनी एक ब्रांड एम्बेसडर ले लेती है और फिर हर तरफ हम सुबह शाम उनको ही देखते हैं जब तक आप ऐप डाउनलोड नहीं करते हो। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपके पास पैसे ज़्यादा थे, या क्या आइडिया सोचा कि भाई हम सबको ही ले लेते हैं, हर 2 महीने में एक नया फेस हमको बोल रहा है कि भाई फर्स्ट चैट फ्री है एस्ट्रोडॉक पे? तो यार ये आई थिंक हम में भी पहली कंपनी होंगे जिन्होंने ऐसे किया है। तो मोस्टली सबके 1 या 2 फेसेस होते हैं जो सारा साल चलते हैं,
हम महीने में 2 फेस उठाते हैं, ठीक। ठीक है। एंड उसका रीज़न तो कुछ ऐसा है कि जिस फील्ड में हम हैं ना, तो लोगों को एस्ट्रोलॉजी कंज्यूम करने से पहले ना एक कुछ चाहिए, समझ आना चाहिए उनको कि क्यों करें। ट्रस्ट टाइप का या ट्रस्ट टाइप का। और आपको पता होगा, ये आपको क्या, सब दुनिया को ही पता है कि सेलिब्रिटी, सारे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि अगर जिस बंदे ने इतना अच्छा लाइफ में कर लिया है किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से, तो क्यों ना उनको रीच आउट करा जाए, उनसे पूछा जाए कि अगर वो आके हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी शेयर करें, ठीक है। तो हमने उनको रीच आउट किया। तो हम स्क्रिप्टिंग विक्टिंग भी ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम उनसे पूछते हैं आपकी स्टोरी क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या एस्ट्रोलॉजर्स के साथ? एस्ट्रोलॉजर के साथ बात करने का एक्सपीरियंस क्या है। तो हम्म। सबकी ना 3 4 5 अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं, बड़े अच्छे से सुनाते हैं हमें वो। तो फिर हमारा जो राइटर होता है उनके साथ बैठते हैं, ठीक है। उनकी सारी स्टोरीज पढ़ सुन लेते हैं पहले पूरी पूरी, फिर उनको कहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ करना चाहते हैं, ये वाली स्टोरी हमें सुन के बहुत मज़ा आया, अगर आप ये शेयर करेंगे एड में, तो मतलब वी वुड लाइक टू कोलैब विद यू। तो फिर उनको सही लगता है तो फिर हम उनके साथ कोलैब कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं, और उनकी जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी वाली स्टोरीज हैं उनको हम बाहर लेके आ रहे हैं। अब कस्टमर जब वो सुनता है स्टोरीज, यार इनके साथ ऐसा हुआ था, एस्ट्रोलॉजर से बात की थी इन्होंने, ऐसे लाइफ चेंज हुई, तो शायद मेरी भी हो सकती है, और फर्स्ट सेशन एनीवेज फ्री है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार वो अगर एक के साथ किया था तो उसी को चलाते रहते हैं, इतने सारे क्यों लाए। उसका यार एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि थोड़ा टेक्निकल है ये, अगर मैं समझा देता हूँ ऐसे, कि 2 तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है ब्रांड मार्केटिंग, होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ब्रांड मार्केटिंग वो होती है जो आप टीवी पे दिखाते हो, तो टीवी पे आप करते हो, सारे दुनिया को दिखाते हो, बार 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 दिखाते रहते हो और बोर कर देते हो उसको दिखा दिखा के, तो जब उससे तक याद ना रहे। हाँ, तब तक याद ना हो जाए उसको, ठीक है। तो जब याद हो जाता है उसके बाद वो आपको बहुत अच्छा कस्टमर बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स होती हैं। हम बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्रांड मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो परफॉर्मेंस में क्या होता है कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड आएगी, तो टीवी पे ऐड आना वर्सेस इंस्टाग्राम में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। टीवी पे जब ऐड आती है आप देख ही लेते हो, इतना बड़ा उसमें रिमोट से बदलो, ये सब आलस होता है, लोग देख ही लेते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में क्या ना, वैसे स्वाइप, तो अगर देखी हुई चीज़ आई तो स्वाइप, तो दे डोंट वांट टू सी इट अगेन, ठीक है। तो उसको आप कैसे टैकल करें, अगर हर बार हम एक नया फेस ले आए तो फिर से देखेगा, अच्छा ये कौन नया आया है, इनकी क्या कहानी है। तो जिस कहानी से वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो फिर वो ऐप यूज़ करते हैं हमारी। आपने एस्ट्रोडॉक कैसे स्टार्ट किया? इसके पीछे यार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी। कि क्यों किया। तो पहले तो मेरा इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो हर चीज़ पूछते हैं, और मैं बड़ा अगेंस्ट था एस्ट्रोलॉजी के। मतलब अगेंस्ट एज इन कि, मतलब एक तो होते हैं ना लोग जो जाते नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास, एक होते हैं कोई जाता तो उसको इग्नोर करते हैं। मैं होता था गाली देता था, हाँ, जो जा रहा है उनको भी रोक रहे हैं कि क्यों जा रहे हो। गाली देता था, अच्छा, गाली। रोकना भी नहीं, गाली देता था, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा अगेंस्ट था इसके। हाँ। बट मेरे साथ हुआ क्या था इंसिडेंट, कि जब मैंने वो दूसरी वाली जॉब ली थी ना, तो वहाँ पे एक लड़की होती थी, हिना नाम की, ठीक है। तो वो मेरी कुलीग थी, मेरी सीनियर थी थोड़ी सी। तो वो लोगों के हाथ देख लिए, कुंडलियाँ देख ली, सबको बताती रहती थी। और आपको पता ही होगा कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है ये सब पूछने का। तो ऐसे एक बार क्या हुआ कि हमारा कुछ ऑफिस में इवेंट था, तो उसके पास लोग इकट्ठे हो गए काफ़ी सारे। मैं क्या चल रहा है, तो फिर मैं उसका मजाक उड़ाया कि भाई तुम यहाँ बैठे हो, सिर्फ शर्म नहीं आती, इन्वेस्टमेंट बैंक में तुम डेवलपर की नौकरी कर रहे हो और ये सब हरकतें कर रहे हो। तो वो कहती इधर आके बैठ कर, तो तू तो उसने मेरी कुंडली वुंडली देखी, तो फिर उसने कहती मैं तेरे को ये बताऊंगी वो, तो मैं कहा मेरे को सुनना ही नहीं है आपसे। मैंने कहा आपसे कोर्ट तो हुआ नहीं, सारे कोर्ट में आके भगाते हैं, आप मेरे को ये बताओगे। तो फिर उसने कहा मेरे को कि यार तू चल मेरे से बैठ के सुन ले, उसको कुछ कुंडली में दिखा होगा मेरे के शायद, कि सुन ले तो मत मानियो। तो उसने मेरे को कुछ कुछ बताया, उसने कहा कि यार तू ये नौकरी तो छोड़ देगा, और मैं तब सोच रहा छोड़ने की। हाँ, मतलब ये चीज में तो एक चीज तो करेक्ट हाँ, बता तो दी। अब मैंने किसी को बताया नहीं था ऑफिस में, हाँ। ठीक है। मेरे को ये इसके कैसे पता ये चीज़। हाँ। तो मैं फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया था, मैं बैठ गया। हाँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं, नौकरी को छोड़ूंगा, बताओ और क्या दिख रहा है, चलो बताओ। तो फिर वो मतलब कि कई कहती, सारी राज की बातें तो नहीं खुल हाँ, जाएंगी। तो वो कहती कि ये तू छोड़ेगा और तू कुछ आईटी में स्टार्ट करेगा, वो 2 साल बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ओके। मैंने कहा तेरी तो बंद क्यों हो जाएगा। हाँ, और और फिर ये आपको डर भी लग रहा होगा, 2 बार बंद हो चुका था। हाँ, तो मैंने कहा बंद क्यों हो जाएगा, हाँ। और बंद होगा तो मैं शुरू क्यों करूंगा। हाँ। अब मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं कर रही है, फट गई मेरी। कि फिर से तो रिपीट होने वाला सब कुछ। हाँ, तो फिर वो कहती कि यार ऐसा कुछ नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, उसके बाद जो तू करेगा वो अच्छा चलेगा। वो मैंने कहा अच्छा, बंद क्यों होगा। कहती वो तेरा पार्टनर के साथ कुछ होगा, तो उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी। फिर मैंने सोचा यार कि ये सारी बकचोदी है, ये फालतू की बातें, सब कुछ नहीं होता। एंड ये तो इतनी आगे की बात है, 2 साल हाँ, कहाँ बाद। कि इसने तुक्का मार दिया होगा, जॉब छोड़ रहा हूँ मैं, काम नहीं कर रहा हूँ, इसको लग गया होगा कुछ, एमी बकवास कर दी इसने, छोड़ो। तो फिर उसके बाद मैं भूल गया, ठीक है। मैंने जॉब छोड़ दी, कंपनी स्टार्ट की। जो पहला चलाया था वो तो तभी की तभी बंद हो गया था, फिर मैंने आईटी सर्विसेज ही चला ली।
और मैंने इसलिए नहीं चलाई थी कि उसने बोला था, मुझे याद भी नहीं था वो, ठीक है। और कुछ 1.5 साल हुए थे तो मेरा पार्टनर आया, कहता है यार मुझे नहीं करना है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करना, बढ़िया रेवेन्यू भी आ रहा है। इतना बढ़िया धंधा चल रहा है। हम्म, कहता है यार हमें प्रोडक्ट करना था, हम सर्विसेज की तरफ चले गए correct, और यहाँ से पैसा बन रहा तो हम ये कर रहे हैं, हमें थोड़ी ना ये करना था, हाँ पैसे के लिए करना था तो नौकरी चली नहीं नौकरी कर ही रहे थे। थी। मैं कहा तो बहुत बढ़िया बात बोल दी तूने। हाँ, तो दिस टच माई हार्ट। हाँ, तो मैंने कहा फिर ऐसे करते हैं, तू छोड़ मत, तू ऐसा कर, ये कंपनी का बोझ मैं संभालता हूँ, हम साथ साथ प्रोडक्ट शुरू करते हैं, तो उसमें अपना तू बैंडविड्थ उसमें दे दे। कहता ये भी बात बहुत बढ़िया बोल दी, ठीक है। तो उसने प्रोडक्ट स्टार्ट किए, फिर कुछ कुछ करने लगा, मैं थोड़ी सी बैंडविड्थ डाल रहा था, वो ज़्यादा डाल रहा था। और था क्या ना कि वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट था कुछ प्रोडक्ट करने का, ठीक है, तो वो चल नहीं रहा था। मतलब अगर आपका कोई आइडिया नहीं है, इनसाइट नहीं है, हाँ। तो तुक्के ही मार रहे हो आप। तुक्के मार रहे थे। और हाँ। दूसरा था कि वहां से पैसा जल रहा था, यहाँ पे पैसा बन रहा था, हाँ। तो उसका भी दिमाग थोड़ा इधर आ ही जाता था, ठीक है। उसको 3-4 महीने और लगे ये रियलाइज करने के लिए कि इस सर्विसेज बिजनेस की वजह से वो प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके। तो उसने डिसाइड किया है कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये छोड़ के मैं फिर डेडिकेटेडली प्रोडक्ट करूँगा, मुझे ये करना ही नहीं है, ठीक है। तो वो बात भी ठीक थी, फिर उसने रिजाइन कर दिया और काइंड ऑफ 2 साल बाद ही छोड़ दिया उसने। अच्छा। अभी मेरे को उस लड़की की बात याद नहीं आई, क्योंकि धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। और जैसे ही वो गया उसके बाद क्या हुआ कि यार जो प्रोजेक्ट उसके देखता था वो सब रुकने लग गए। मुझे लगता था कि यार कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, और हमें ना कई बार रियलाइज़ नहीं होता कि कौन बंदा कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम संभाल लेंगे सब। हम संभाल लेंगे। जैसे ही वो बाहर गया ना, मुझे देखने लगा कि प्रोडक्ट्स डिलीवर होने बंद हो गए। बहुत अच्छे से जो डिलीवर होते थे ना, ऐसे निकल जाता था, और हमारे क्लाइंट्स मतलब हमें प्यार करते थे कि इतना ऐसे, बढ़िया बिल्कुल। चीज़ें तुम बना के देते हो। वो सब प्यार की जगह थोड़ी थोड़ी नफरत आने लगी वहाँ से। मेरे को दिख गया यार कि ये तो नहीं चल पाएगा, या तो मैं इसका रिप्लेसमेंट ले आऊँ, कोई नहीं तो नहीं चल पाएगा। जो कि मुश्किल ही है एनीवेज, क्योंकि वो सीनियर लेवल पे हैं। हाँ हाँ, तो मतलब रिप्लेसमेंट मिल जाते हैं, बट फिर मेरी भी मोटिवेशन थोड़ी डाउन होगी कि यार ये तो सही बातें बोल के गया था और मुझे भी प्रोडक्ट करना चाहिए था। और धीरे धीरे फिर मुझे दिखने लगा कि इसका एंड आ रहा है, काफ़ी डाउन फेस आ गया था। और फिर मेरे को याद आई उस लड़की की, तो मैंने उसको कॉल किया, और कॉल किया, फिर उसको मैंने बताया, तो उसको याद नहीं था कि ऐसे ऐसे बात हुई थी कुछ। तो मैंने उसे याद दिलाया, मैंने कहा आपने ये बताया था मेरे को। तो अब आगे का बता दो। हाँ, तो फिर कहती अच्छा कुंडली दे अपनी, तो मैंने हाँ। डिटेल दी उसको। फिर उसको याद आया कि कौन सी कुंडली थी, हाँ। क्या इसका मैंने बताया था। तो मैंने कहा यार अब तो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, पूछ भी नहीं पा रहा हूँ ना अंदर से। हाँ, इज्जत क्योंकि पे आ आपने तो गई। गालियाँ दे दी के आया थी। था। हाँ। तो वो कहती, उसने मेरे को चिल कराया पहले, हाँ। कहती कि कोई बात नहीं, अभी मैं तेरा आगे का बता देती हूँ, यही जानना है तेरे को। हाँ। मैंने कहा चलो आप बता दो फिर, हाँ। अगर देख रहे हो तो बता दो। हाँ। तो फिर उसने देख के बताया, कहती कि अब तो कुछ और स्टार्ट करेगा जो अच्छा चलेगा, लेकिन 1 साल अभी स्ट्रगल करेगा। तो मैंने कहा क्या लग रहा है आपको, क्या करूँगा मैं। तो उसने देखा, फिर कहती कि यार इसमें ये भी दिख रहा है कुछ ऑनलाइन करेगा, कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट होगा इस बार। तो मैंने कहा प्रोडक्ट तो सोच रहा हूँ, बट होगा क्या प्रोडक्ट। तो वो ऐसे ऐसे तीर चलाती कि उससे समझ नहीं आ रहा था उसको क्या होगा। वो बोलती ऐसी ऑडियंस होगी, ये होगा, लेकिन बता नहीं पा रही थी। तो मैंने उसे कहा कि अगर मैं यही शुरू कर लूँ जो आप मेरे को बता रहे हो, यही काम शुरू कर लूँ कि लोग बात करें एस्ट्रोलॉजर से और ये सब, तो एकदम से एक्साइटेड होगी वो। अच्छा। मैंने कहा क्या हो गया भाई, इतने खुश हो गए। कहती यही यही है, यही चलेगा, यही यही तेरी कुंडली में दिख रहा है, मैं बता नहीं पा रही थी, यही काम तू करेगा और ये बहुत अच्छा चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर आप मेरे को ज्वाइन कर लो। पहले एस्ट्रोलॉजर आप ही है जिसने वो सही थोड़े प्रोडक्शंस दिए हैं। तो वो कहती कि देख मैंने नौकरी तो वो छोड़ दी है, और बट मुझे नहीं करना ज्वाइन। मैंने कहा क्यों नहीं करना ज्वाइन। तो कहती मेरे को ना अब करनी नहीं है नौकरी, मेरे को अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान देना है, मेरे को अब नौकरी वोकरी नहीं करनी है। तो मैंने कहा आप कम देर काम कर लेना, घर से तो करना है, लोगों से बात करनी है, 2-3 घंटे 4 घंटे कर लेना। कहती अच्छा चल, कहती मैं थोड़ी देर सोच के बताती हूँ। फिर उसका 2-3 दिन बाद आया, कहती हाँ कर लूँगी। तो उसको फिर ऑनबोर्ड किया वो पहले फर्स्ट वाला एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, फर्स्ट हाँ, तो वो एस्ट्रोलॉजर। फर्स्ट एस्ट्रोलजर है। लोग, कई लोग कहते हैं एमी बातें मार रहा है, तो लोग चेक कर सकते हैं। हिना नाम की एस्ट्रोलजर थी, अच्छा। मेरे साथ बीएनबी परिवार में काम करती थी। अभी वो एस्ट्रोलजर पे पहली एस्ट्रोटॉक पे पहली एस्ट्रोलजर है। तो ये आप अभी तो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कर रहे हो, मैं सोच रहा था क्या एआई एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो जो उनके कंडीशंस होंगे, अगर ये सारी डिटेल्स दे दे, वो एआई बता नहीं देगा कि आउटपुट ये है। अब आउटपुट को बस पढ़ के कोई भी नॉर्मल बंदा बता सकता है। इसमें ना ऐसे होता है कि जब कस्टमर बात करता है ना एस्ट्रोलजर से, तो बड़ा ही ऐसा बिहेवियर होता है जहाँ पे कस्टमर पहले तो अपनी प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलजर को कुछ उसकी अगर बताता है उसके बारे में, अगर प्रेजेंट के बारे में या पास्ट के बारे में कुछ बता पाता है, तभी कस्टमर रिलेट करता है।
कोई कस्टमर अपना 1 रुपये नहीं देना चाहता फालतू आदमी में, ठीक है। तो वो अगर अच्छा प्रेडिक्शन देगा तभी रिलेट करेगा, तभी आगे का पूछेगा फ्यूचर का। तो वो फ्यूचर पूछेगा, उसमें वैल्यू एड होगी, तभी वो इससे रिटेन होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो इससे रिटेन हो जाता है, बड़ा फिर इमोशनल लेवल पे कनेक्ट बन जाता है, वो इस बंदे पे डिपेंडेंट हो जाता है, उसको अपना गुरु की तरह मानता है, ठीक है। तो अब कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होगी वो उसके पास आएगा। तो उनको एक ह्यूमन चाहिए बात करने के लिए, वो ह्यूमन टच वो एआई से मुझे तो नहीं लगता भी आएगा। और बाकी यार हम एज ए कंपनी तो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, हमारे पास टीम है एआई की जो इस पे वर्क कर रही है। वी डोंट वांट टू डू इट, बट एट द सेम टाइम वी हैव ए टीम जो इस सब पे काम कर रही है कुछ प्रेजेंट करने के लिए, बट अल्टीमेटली वी फील कि ये सब चलेगा नहीं। आपने चलो शुरू कर दिया, बट क्या आपको इनिशियल एम्प्लॉयज हायर करने में प्रॉब्लम हुई? क्योंकि जो फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास पैसा है, वो पैसे अच्छी सैलरी से अच्छे एम्प्लॉयज हायर कर लेते हैं, तो जो नॉन फंडेड स्टार्टअप्स वो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे? तो यार इसमें तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने इससे पहले जो कंपनी स्टार्ट की थी आईटी सर्विसेज, तब मैं बॉम्बे में था क्योंकि मेरी जॉब वहाँ पे थी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की और हायरिंग स्टार्ट की, और बॉम्बे में मुझे लोग नहीं मिले, एक बंदा मिला जो नोएडा में था, ठीक है। तो वो कहता है यार कि मैं ज्वाइन तो कर लूँगा बट नोएडा में तो कर लेता, बॉम्बे तो नहीं आ सकता। अच्छा। तो मैं और मेरा जो को फाउंडर था, हम दोनों बॉम्बे में बेस्ड थे, हम दोनों उठ के उसके लिए नोएडा आए। अरे बाप रे। तो हमने आके नोएडा ही शुरू की। अच्छा। तो जो जहाँ पे आके होता है, बंदा तो चाहिए ना यार, अच्छा बंदा मिला तो उसके लिए कुछ तो करोगे तुम, वो नहीं आ रहा तो भाई तुम चले जाओ। बिल्कुल। तो मैंने तो ऐसे किया था, और वहाँ से फर्स्ट एम्प्लॉय मिला। उसके बाद फिर हमने क्या एंड किया, उसने अच्छा काम किया फिर? हाँ ठीक काम किया उसने। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज़ थे तो हमने इंटर्न्स हायर किए, जो हमें हमारी स्किल्स आती थी, तो एटलीस्ट इंटर्न्स हायर किए, उनको सिखाया, उनको आगे आगे बढ़ाया। तो वैसे स्टार्ट किया था हमने, जो बूटस्ट्रैप थी। एस्ट्रोटॉक के टाइम पे ऐसा था कि यार जो जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया था, ओके। नोएडा से वापस। कभी मुंबई, नोएडा, बैंगलोर, पूरा भारत दर्शन। तो हाँ, तो मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया था क्योंकि मेरे कुछ सर्कल के लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे जो वो के चक्कर में, मैं भी चला गया यार, मैंने चलो स्टार्ट ही कर रहे हैं। अब बेंगलोर चला गया था। तो बेंगलोर में जब कर रहा था तो एक पहला बंदा तो बेंगलोर में ही था, ठीक है। जो दूसरा बंदा था वो पुरानी कंपनी का था, वो नोएडा में था, ठीक है। तो वो कहता कि यार या तो मैं वर्क फ्रॉम कर लेता हूँ या नोएडा आ सकता हूँ, बेंगलोर तो नहीं आ सकता। तो मैंने जो एक बंदा हायर किया हुआ था वहाँ पे, तो था मेरे साथ, तो उससे मैंने पूछा भाई तू नोएडा जा सकता है? कहता हाँ चला जाऊँगा। तो फिर से मैं वापस बेंगलोर से उठ के फिर वापस नोएडा आया। अच्छा। तो दोनों बार मेरे साथ तो ऐसे हुआ। तो जो अच्छे लोग मिलते हैं तो मैंने खुद शिफ्ट किया उसके लिए। और हायरिंग में, बाकी आपने जो पूछा, हायरिंग में यार दिक्कत तो आती है। अगर आपने फिर से कुछ प्रूव नहीं किया है तो आपको ज्वाइन जो करेगा वो भी शक करेगा कि यार क्योंकि उसके भी करियर का सवाल है। हाँ। तो उसमें मतलब हमने कुछ ऐसे ऐसे टैकल किया कि यार थोड़ा सा पे अच्छा दे दो स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि उसको लगे जितना रिस्क है उतना ज़्यादा मेरे को पे कर रहा है, तो रिस्क जो है, रिस्क रिवॉर्ड है। रिस्क रिवॉर्ड दे दिया उसने। तो वैसे करके हमने किया था। बाकी इक्विटी वगैरह भी दे सकते हो स्टार्टिंग में जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं। बट आपने भी क्या इक्विटी दिया था? क्योंकि आपका तो बूटस्ट्रैप था, तो आपने भी इक्विटी दिया था? नहीं यार, मैंने ऑफर किया था लेकिन लोगों ने नहीं लिया। और आज ले लिया होता तो आज हाँ, क्या ही हो जाता। तो इनफैक्ट एस्ट्रोटॉक में एक कोई थे जो डेवलपर थे, उनको मैंने कहा था कि मैं 5% इक्विटी ऑफर करूंगा और जितनी तुम्हारी सैलरी है उससे 20% ज़्यादा, तो आप मेरे को ज्वाइन कर लो। ओके। क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे। तो उस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया उस टाइम पे। अच्छा। मतलब वो 5% 100 करोड़ की वैल्यू है। अरे भाई, ये तो ये जब हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब की कहानियां सुनते हैं कि ऑफर मिला है, रिजेक्ट कर दिया, वही वाली बात है। तो पिछली बार तो सर आपके पास i10 थी, तो अब भी वही i10 है या फाइनली आपने कोई और गाड़ी ले ली? यार मैं तो i10 से काफ़ी खुश था और मैं तो वही चलाता रहता। एक बार मतलब हो गया वैसे काफ़ी टाइम उसमें, बट एक बार i10 में चला, कहीं जा रहा था तो रास्ते में ख़राब होगी, ठीक है। और जहाँ ख़राब हुई उसके पास ही जैगुआर का शोरूम था। अच्छा। तो मैंने कहा यार चलो देख के तो आते हैं, ले तो सकते हैं बट देख के तो आते हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं होता था गाड़ी लेने का। ऐसा देख के आते हैं, ऐसी मतलब लग्जरी गाड़ी होती कैसी हैं। तो मैं गया उस शोरूम में और मेरा हुलिया थोड़ा सा ऐसा था कि मैंने निक्कर पहन रखी थी, पीले रंग की चप्पलें, अच्छा। ठीक है, और पुरानी सी टी शर्ट पहनी हुई थी। ऐसे ही गया था कहीं काम पे। तो मैं एंटर किया वहाँ पे, तो बोल रहा है कि बताइए। तो मैंने कहा कोई गाड़ी वाड़ी दिखा दो। उसको लगा कि ये क्या फालतू कस्टमर आ गया, टेस्ट ड्राइव वाले आ गए। लेके तो कोई जाएगा नहीं। कहता कौन सी गाड़ी चलाते हो? मैंने कहा i10 चलाता हूँ, बाहर खड़ी है। तो उसका बिल्कुल ही मुंह उतर गया, ये आदमी कहाँ से आ गया। बट अब वो बेचारा कुछ कह तो सकता नहीं। तो मैंने कहा दिखाओ कोई गाड़ी। तो दिखा रहा है ये गाड़ी वो गाड़ी, इसमें इतनी वेटिंग। मैंने कहा यार वेटिंग वूटिंग वाली नहीं, जो ऐसी बताओ जो मैं अभी लेके चला जाऊँ। अच्छा। क्योंकि मेरी गाड़ी खराब करी थी बात। तो कहता अच्छा, कहता रेंज रोवर है,
ले पाओगे? हाँ तो मैंने कहा दिखाओ, पाओगे? दिखा दो। दिखाओ, देखते हैं फिर। तो उसने दिखाई मेरे को, रेंज रोवर मेरे को सही लगी। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो ये गाड़ी गाड़ी मेरे को पसंद आ गई। इसमें वाइट कलर अभी मिल जाएगा? कहते वाइट ही तो है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब ये ले लेते हैं। तो कहता लोन कितने का लोगे? तो मैंने कहा लोन नहीं भाई, मैं अभी चेक काट दूंगा, तो तो दे दे बस मेरे को गाड़ी। एंड ले ली फिर फाइनली? तो आप फाइनली रेंज रोवर पे है। हाँ, तो अब रोल्स रॉयस कब लोगे फिर, पता नहीं। वो जब रेंज रोवर खराब होगी? नहीं यार, मतलब मेरे को ऐसे इतना शौक नहीं है गाड़ियों का। अच्छा, मतलब वैसे कोई लग्जरी चीजों का, वॉचेज इन सब का किसी चीज का शौक किसी नहीं? चीज का शौक नहीं, तो कुछ नहीं पहनना। तो आप कहाँ खर्च करते हो पैसे? कहीं भी नहीं, तो कहाँ इन्वेस्ट करते हो पैसे? कहीं भी नहीं। इन्वेस्ट तो करते होगे कहीं? अभी नहीं करता, मेरे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है। ओके तो उसके लिए मतलब मैं अभी टीम वीम सेट करूंगा। ओके ओके। स्टार्टअप्स में आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अपना ही शार्क टैंक बना दोगे? नहीं, एज एन एंजल इन्वेस्ट करते रहेंगे। ओके ओके। बाकी ऐसा कुछ चीज में शौक अच्छा, ऐसे ही म्यूचुअल फंड, इक्विटी, वो सब नहीं? ये इन सब के ऊपर उठ चुके हैं। एस्ट्रोडॉग में काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स काम करते होंगे। हाईएस्ट पर मंथ एक एस्ट्रोलॉजर ने कितना कमाया है और एवरेज पे कितना कमाते हैं? हाईएस्ट तो यार एक बंदे ने जो कमाया था, जो उसका टेक होम था, वो 13.5 लाख रुपए था महीने का। ओके। एक, अच्छा, ये उसने घर लेके गया है? घर लेके गया वो, Okay. इतना था। लेकिन जो वैसे उन्होंने एवरेज हाईएस्ट जो रहता है वो 8-9 लाख टाइप रहता है। अच्छा, एंड एवरेज भी कितना कमाते होंगे? एवरेज तो देखो यार, एवरेज जो होता है अगर हम सारे जनता का ले लें तो बड़ा स्क्यूड नंबर हो जाता है। और तो मैं कहूँगा कि यार कितने, मीडियन क्या होगा वो, मतलब आई थिंक 50,000 के आसपास है जो लोग अच्छे से कमा पा रहे हैं। आई थिंक वो डिपेंड भी करता होगा ना, वो कितने घंटे काम कर रहे हैं हाँ, उन सब। एंड कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं अभी? अभी हमारे पास कुछ 10,000 के आसपास एस्ट्रोलॉजर है। पुनीत, आजकल शार्क टैंक काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। हम देख रहे हैं हर महीने नए नए शार्क्स आ रहे हैं। तो आप कब आ रहे हो शार्क टैंक में फिर? यार किस तरह से बोल रहे हो आप? एज अ शार्क ऑफ कोर्स। यार वो तो आई थिंक उनका कुछ प्रोसेस होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं इन्वेस्ट भी नहीं करता। तो शार्क कोई जाता तो जो इन्वेस्ट करता है उसको जाना चाहिए। बाकी जितना वो लोग इकट्ठे मिलकर इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम टैक्स भर देते हैं। अच्छा अच्छा, इतना ज्यादा? तो पुनीत, आपकी जो कंपनी शुरुआत की जो मोटिवेशन है, बताया था कि आपकी लव स्टोरी के से हुई थी। तो ये लव स्टोरी थी क्या, और ऐसा क्या प्यार ठुकराया कि आपने डिसाइड किया कि यार आप इतनी बड़ी कंपनी बनाएंगे? यार वो मतलब ऐसे था कि थोड़ा इज्जत में बात आ गई थी। तो हुआ तो इतनी सी बात ही हुई थी कि उसने ये कहा था कि उसके पापा मर्सिडीज चलाते हैं और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैंने गाड़ी नहीं देखी है। तो ऐसे कह दिया उसने, मेरे को बड़ा बुरा लगा उस बात। ये आपके करियर के अर्ली डेज में था? अर्ली डेज में था, मतलब 10 साल पुरानी बात है। ओके ओके। तो फिर मैंने अगले दिन जॉब छोड़ दी थी, उसको भी छोड़ दिया। अच्छा, अरे इतना ज्यादा आपको हर्ट हुआ कि हर्ट ये? हुआ कि अब मेरे को ऐसा जीवन ही नहीं जीना है कि ऐसे कोई मेरे को कह दे। हाँ। ठीक है, तो वो आई थिंक उस टाइम पे ऐसे डिसीजन लिया था मैंने, और उसके बाद स्ट्रगल भी किया काफ़ी। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि स्टेबल जॉब भी तो थी। हाँ, स्टेबल जॉब चली गई, बिना सोचे समझे डिसीजन लिया, और कुछ स्टार्ट किया, चला भी नहीं, और मैं इमोशनली स्टेबल भी नहीं था। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रगल किया अगले आई थिंक 8-9 महीने, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहे मेरे। बट जो एक चीज़ थी उसमें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब कुछ बड़ा करना है, वो तो ठान लिया था। तो फिर उसके बाद मतलब लगा रहा मैं, एंड फिर मेहनत करते गए, कुछ और बिल्ड किया, उसके बाद और बिल्ड किया, आज आ गए हैं इस तक। कि हर दिन मर्सिडीज जितना रेवेन्यू आ जाता है, हर दिन एक मर्सिडीज गाड़ी लेने जितना आ जाता है रेवेन्यू? 3-4 आ जाएंगे। अच्छा ऑफ कोर्स आपने स्टार्टअप इतने अच्छे किए, बट कॉलेज में आप ऐसा क्या करते थे कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट आया, या अच्छी जॉब भी मिली एंड देन स्टार्टअप भी कर पाए? क्योंकि आजकल की यूथ, जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत कम जो यूथ है बोलते हैं कि यार रिसेशन चल रहा है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है। तो कॉलेज में ऐसा क्या कर सकते हैं यंगस्टर्स की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों? अगेन स्किल इम्प्रूवमेंट ही है। तो एक जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे लगा कि मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता। बहुत लोगों की अभी भी प्रॉब्लम हाँ, है। तो किसी ने मजाक उड़ा दिया मेरा हम्म। कि भाई तू, तेरे से वो बोली बंदी नहीं बटेगी, तू तो इंग्लिश ही नहीं बोल पाता। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं थोड़े से एक्सट्रीम्स में जीता हूँ। तो उसने कहा इंग्लिश नहीं बोल पाता, मैंने कहा अब इंग्लिश भी सीखूंगा, और ऐसी वोकैब के साथ सीखूंगा कि अब तुम्हें समझ भी नहीं आएगी मेरी। अच्छा, बंदी नहीं बंदी नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा, इंग्लिश चाहिए। ओके ओके ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सारी किताबें ऑर्डर कर ली, सारे सब्सक्रिप्शन ले लिए न्यूज़पेपर के, इंग्लिश न्यूज़पेपर के, और सब चाटना शुरू कर दिया, सब पढ़ दिया मैंने। और जो मेरा हॉस्टल की दीवार थी, सारी दीवारों पे वर्ड्स लिखे हुए थे पता नहीं कितने, और सारे मुझे बताते इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इतने एक्सट्रीम में जाके मैंने वो चीज़ की
ठीक है, तो उसको सीखा, उसके ऊपर ओवरकम किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि यार नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी, उस टाइम मुझे लगा कि यार नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होगी, अभी सेकंड ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर में जाके जॉब लेनी है, तो जॉब लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जॉब मेरी लग जाए, ठीक है। तो उसमें लगा मुझे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या बात करनी चाहिए, मे बी वो पजल्स पूछते हैं उस पर काम करना चाहिए, तो जो वो चीज़ होगी ना जो मुझे चाहिए होगी आगे जाके, उस पर मैं आज ही काम कर लूँ, और जो मेरे मतलब स्किल सेट के अराउंड है, ठीक है, तो उस पर मैं हमेशा वर्क करता रहा, और ये नहीं सोचा यार कि वो स्टार्टअप करना है। मतलब लोग क्या करते हैं ना यार, बहुत लंबी सोचते हैं कि यार मेरे को 5 साल बाद ये करना है, मेरे को नहीं सोचना है ऐसे। मेरे को ये सोचना है यार कि उस कुछ टाइम बाद मुझे ये करना होगा, तो मुझे तब क्या चाहिए होगा, वो मैं आज कर लेता हूँ ना उसका एक पार्ट, बाकी धीरे धीरे करता रहूँगा। बिल्कुल नहीं। आई थिंक वही जैसे एलन मस्क की स्टोरी में आज सब देखते हैं कि यार वो स्पेस एक्स, टेस्ला, ये सारे मल्टीपल कंपनीज कर रहे हैं, बट शुरू से तो उन्होंने वो नहीं किया था ना। बचपन में उन्होंने एक गेम बनाया, उसके बाद काम किया, पेपैल बनाया, एक एक स्टेप लेके किया। वैसे आपकी यार पहले जॉब तो ले लो, फिर जॉब में तो अच्छा कर लो, उसके बाद आप एक एक स्टेप लेते रहो, उसको बढ़िया से करोगे, आगे का पाथ क्लियर होगा। आप बिल्कुल एंड में ही सोचोगे कि यार मैं 600 करोड़ की कंपनी बनानी है, वो कहाँ से कुछ समझ आएगा। हाँ, तो वैसे नहीं होता है, तो लोग बिल्कुल वैसे सोचते हैं हाँ कि यार मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग रेज हो जाए, मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर लूँ जो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं ही बना लूंगा। वैसा होता ही नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर ही वर्क करना होता है, तुम खुद ही हो जो हो। और जिस स्टेज में उसका नेक्स्ट स्टेप कैसे बेस्ट हाँ, लोगे वो करना है। बस And इतना करते रहो। हाँ, वो कॉलेज में भी आपने सेकेंड ईयर से शुरू किया, तभी आप फोर्थ ईयर तक रेडी हो गए। अब अगर या तो कुछ लोग होते हैं कि कुछ करते ही नहीं है, वो फोर्थ ईयर में जाके करेंगे, तब तो एनीवेज आप पे प्रेशर आएगा ही। और इसमें जैसे ये भी होता है ना कि कैसे आप अपनी लर्निंग्स को कंपाउंड कर रहे हो, ठीक है। तो आज को सीखा तो उससे कैसे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करोगे। जैसे आज की डेट में अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँ, तो मैं बहुत सारे फाउंडर से मिलता रहता हूँ, मैं मैसेज डाल देता हूँ, किसी को भी लिंक्डइन पे डाल दिया या इंस्टाग्राम पे डाल दिया, जस्ट कनेक्ट करना, बात कर ली, ठीक है, बहुत अच्छे से बात होती है, सब लोग इतना कुछ जानते हैं, इतना कुछ वो लाइफ में कर चुके हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं बस कनेक्ट करता हूँ, आधे घंटे की कॉल की, 2-4 बातें मैं सिखा देता हूँ, 2-4 मैं सीख लेता हूँ, अल्टीमेटली हम दोनों कुछ ज़्यादा सीख गए। तो ये बहुत करता हूँ। बट ये तो आप अभी, बट अर्ली स्टेज में भी क्या आप करियर के करते थे? अभी तो ऑफकोर्स क्योंकि नहीं, तब मतलब ऐसे एक्सेस नहीं था ना इन सब हाँ चीज़ों में, हाँ शायद मैं करना चाहता फिर भी ना कर पाता, और मैं करता भी तो उसका भी टाइम वेस्ट करता, अपना भी करता। बिल्कुल। बट आई थिंक उस स्टेज में जो ऑप्शन है, चाहे बुक्स हो गए, अच्छे कोर्सेज हो गए, ये सब तो हर कोई कर सकता है, ये तो हर किसी के पास एक्सेस है। तो ये आपने एस्ट्रोटॉक शुरू किया, आई एम अज्यूमिंग आपके वहाँ पे जो सर्विसेज कंपनी है वहाँ पे सेविंग्स होंगी, आपने वो लगा के शुरू किया। तो इसको फिर आपने प्रॉफिटेबल कैसे बनाया, क्योंकि आपने फंडिंग रेज करी नहीं, तो वो सेविंग्स में कितनी थी और वो उसी को डाल के आपका प्रॉफिटेबल बन गया, या प्रॉफिटेबल कैसे बनाया? क्योंकि इंटरनेट बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनने में काफ़ी टाइम लगता है। अभी हम देख रहे हैं जोमेटो पिछले 1-2 क्वार्टर में ही प्रॉफिटेबल हुआ है 15 साल चलने के बाद। तो यार मेरे फाइनेंसिस कुछ ऐसे थे कि जब एस्ट्रोटॉक स्टार्ट किया, मेरे पास कुछ 80 लाख टाइप की सेविंग्स थी, आई थिंक पीएफ भी जोड़ लिया होगा मैंने, तो कैश में 50 लाख टाइप होगी, 50-60 लाख टाइप। एंड लोगों को लग रहा है ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बट तब तक आई थिंक आपका वर्क एक्सपीरियंस 5-6 साल का ऑलरेडी हो चुका था, एंड सर्विसेज की बिजनेस आप रन कर रहे थे, तो जो कि काफ़ी अच्छे स्केल में। तो ऐसा 6-7 साल हाँ का एक्सपीरियंस था। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई पहली जॉब में उनकी 80 लाख की सेविंग हो गई। तो जो 50-60 लाख जो था वो मैंने री इन्वेस्ट किया एस्ट्रोटॉक में, तो ऐसा नहीं था कि पहले दिन से प्रॉफिटेबल थी, तो प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगा, और जैसे उसने बोला था 1 साल स्ट्रगल करूंगा मैं, तो मैंने एक्चुअल में 10 महीने स्ट्रगल किया प्रोडक्ट मार्केट फिट तक आने में, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं था जो एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, मुझे पता नहीं था लोगों की माइंडसेट क्या है। तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, पता नहीं कितने कस्टमर्स को मैंने कॉल किया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार कैसे प्रोडक्ट को बेटर करें, तो वो 8-10 महीने लगे वहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद से हमारा बिजनेस बनने लगा, तो 8-10 महीने तो मेरा मतलब सिर्फ पैसा ही लग रहा था, और उसके आई थिंक कुछ महीने बाद हम प्रॉफिटेबल हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि आप जैसे कि सिंगल फाउंडर थे, आपने जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, इन्वेस्टमेंट किया, एंड शुरू किया। तो इनिशियली आपने इसकी मार्केटिंग वार्केटिंग कैसे करी और इनिशियल स्केल कैसे किया? देखो यार कि अच्छा प्रोडक्ट बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा प्रोडक्ट बना दो बस हो गया, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। कुछ किसी भी धंधे को बढ़िया बनाना, पहले तो अच्छा प्रोडक्ट बनाना और उससे अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। तो हमने कुछ कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की, कस्टमर इनसाइट ढूंढी, तो उससे ये समझ आया कि यार लोग ना एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली जाके ऐसे बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर उनको एक फ्री सेशन दे दो तो वो बात करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, देन दे आर मोर देन हैप्पी टू पे, ठीक है। तो पहले तो हमने ये किया कि फर्स्ट सेशन फ्री देना शुरू कर दिया प्रोडक्ट में, फिर हमने उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, तो फेसबुक एंड गूगल पे एड्स चलाने शुरू किए, तो जितना प्रॉफिट आता था सारा का सारा री इन्वेस्ट कर दिया। अभी आपका एड बजट कितना होता है महीने टाइप्स का? एड बजट अभी हमारा
13 CR के अराउंड है मंथली। मंथली? हाँ। एंड मोस्टली ये गूगल फेसबुक में आता है? मोस्टली गूगल। ओके। हाँ, तो आपने जैसे कि बोला कि ऐड शुरू कर दिया कि फर्स्ट सेशन फ्री है। हाँ, तो इस पे एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी, एस लॉयर से बात करो, आपको ये पूछना है ये पूछ लो, इस बंदे ने ये पूछा था, इसकी ऐसे हेल्प हुई। तो उस तरह से अपने मार्केटिंग स्टार्ट की और बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया उसको। और हम बूटस्ट्रैप जरूर हैं, लेकिन आई थिंक जो ग्रोथ माइंडसेट है वो हमारा बहुत ज़्यादा फंडेड कंपनी से भी ज़्यादा है। क्योंकि फंडेड कंपनी जो होती हैं वो फंड इसलिए उठाती हैं कि वो मार्केटिंग में स्पेंड करके फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हमारा भी वही था, जितना पैसा है सारा का सारा री इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, लेकिन अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे नहीं है कि जला रहे हैं। करेक्ट। फंडेड कंपनी शायद जला भी देती है। हाँ, आपको तो प्रॉफिटेबल भी रहना है क्योंकि खर्चे तो निकालने ही हैं। तो पुनीत, कभी आपने सोचा था बचपन में जब भटिंडा में पढ़ाई करते थे कि यार आप एक दिन इतना बड़ा स्टार्टअप चलाएंगे जो 600 करोड़ साल का रेवेन्यू करेगा, दिन का 2 करोड़ रेवेन्यू आप कर रहे हैं, प्रॉफिट 100 करोड़ से ज़्यादा है? कभी ऐसा सोचा था या कैसे हो गया ये जादू? यार ऐसे तो नहीं सोचा था, पर एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो जब हम 10th में थे तो फेयरवेल होता ना, तो लोग वो स्लैम बुक लेके आते हैं और उसमें क्रश के बारे में लिखने के लिए? नहीं, बस ऐसे ही भर दे, एक दूसरे से भरवाते हैं कि कुछ लिख दो। सब बुक्स लेके आए थे, मैं तो लाया भी नहीं था। और मैं बैठा कि मेरे से भी कोई भरवाएगा, तो मेरे से किसी ने नहीं भरवाई। ठीक है, लोग भरवा रहे हैं, कोई बढ़िया बढ़िया बंदियों से भरवा रहा है, कोई और दोस्तों से भरवा रहा है, मेरे से कोई नहीं, किसी ने नहीं भरवाई। मेरे को बड़ा बुरा लगा उस दिन। मेरे पास फिर लास्ट में जब कोई था, किसी को तरस आ गया होगा मेरे पे, भाई तुम भी लिख दो कुछ कि, और लोग उसमें ये लिख रहे थे कि यार तुम क्या करना चाहते हो, उसके लिए कुछ उसके बारे में लिख दिया कि ऑल दी बेस्ट, तुम अच्छा करोगे, या लिख दिया कि तुम क्या करना चाहते हो, एक क्वेश्चन ये था उसमें भर दो कि यार तुम लाइफ में क्या चाहते हो। सपना क्या करने का? हाँ, उस टाइम मेरे को गुस्सा आया हुआ था, तो मैंने उसमें लिख दिया कि आई विल बी रिच एंड फेमस। और मतलब मैं इतना पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करता था। बचपन मेरा थोड़ा ऐसा सा रहा है कि ज़्यादा दोस्त नहीं थे स्कूल में, लोग बुली करते थे तो बुली भी होता था, मैं कुछ बोल नहीं पाता था। तो वैसा सा रहता, तो मैं सोचता था कि शायद कुछ अच्छा करना है कि थोड़ी ज़्यादा मतलब लाइफ में इज्जत मिले, तो उस सेंस में था। और विद टाइम मतलब उसकी तरफ आई थिंक मैं मेहनत करता रहा कि कैसे बेटर होता रहूँ दिन ब दिन, और जो कमियां हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। धीरे धीरे मतलब ये भी दिमाग में आ गई बातें कि यार इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं। आज ऐसा लगता है कि 600 करोड़ से भी बहुत अच्छा हो सकता है, तो अभी बहुत कम कर रहे हैं। तो वो थॉट आई थिंक विद टाइम इवॉल्व होता रहता है। अभी जैसे कि ये आई थिंक आपका पहला स्टार्टअप नहीं था, तो आपने कॉलेज के बाद कहीं पे काम किया या आपको स्टार्टअप ट्राई किया? कैसे ये स्टार्टअप फील्ड में आए कैसे? क्योंकि आई थिंक जिस टाइम में आप स्टार्टअप्स कर रहे थे उस टाइम में उतने इंडिया में स्टार्टअप्स थे भी नहीं, तो ये आइडिया कैसे आया और पहले क्या क्या आपने स्टार्टअप किए? स्टार्ट तो देखो, कॉलेज के बाद जॉब लगी थी, तो कॉलेज डेवलपर आपने की। कहाँ पे किया था? कॉलेज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से 2011 का पास आउट हूँ मैं। 10th और में आपके कितने थे? 10th में 80% थे। एंड 12th में? 12th में 72 होंगे शायद, ऐसा कुछ। ओके, तो मतलब जनरल जो हमारी एवरेज जनता है उसी टाइप के थे। हाँ हाँ, तो हाँ। वैसे ही था। और तो कॉलेज के बाद नौकरी लग गई बॉम्बे में एज ए डेवलपर। तो वहाँ पे 4 साल काम किया मैंने, पहले 2 ढाई साल पहले किया, फिर छोड़ दी थी, फिर 1 साल और किया। तो 4 साल काम किया, उसके बाद स्टार्ट किया। और तब ऐसा था कि यार जॉब भी बढ़िया चल रही थी, मतलब मेरे को ऐसे कुछ वो नहीं था, बट मुझे लगता था कि यार लोग काम ही नहीं करते ज़्यादा। मुझे लगता था कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, जितना काम देते थे मेरा आधे घंटे में हो जाता था सुबह, पूरे दिन में बोर होता था। ये तो लोगों का सपना है कि यार ऐसा काम मिल जाए कि आधे घंटे में हो जाए, फिर मैं रील देखूं। हाँ, मतलब मैं काफ़ी बोर होता था। मुझे अच्छा, मैं तब रील भी नहीं आई थी ना? तब रील भी नहीं थी। हाँ। तो मुझे लगता था कि यार मैं पूरा दिन क्या करूं, और वहाँ पे होता था कि 9 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। अच्छा। अब मैं 8.5 घंटे करूँ क्या? और फिर मैंने न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी। एक बार क्या किया, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के पढ़ता रहता था। और उसमें फ़ोटोज़ भी आती थी कुछ बढ़िया बढ़िया, तो मैं वो भी देखने लगता था। ठीक है, और फिर एक बार मुझे मेल आ गया कंप्लायंस से कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आपको। काम से रिलेटेड नहीं, उल्टा। हाँ, हाँ। तो मेरा काम तो सही हो ही रहा था, हाँ। बट इंटरनेट यूज कर रहे हो भाई। अब मैं बीच में कभी देख ली होगी फोटोज थोड़ी सी ज्यादा, हाँ। उनमें फ्लैग हो गया होगा। हाँ। अब मैं करूँ क्या, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। तो फिर वहां से आई थिंक थोड़ा थोड़ा ये हुआ कि जब इतना टाइम था लाइफ में, तो कुछ कुछ और सोचने लगा मैं। पढ़ता रहा, और जो मेरे को नहीं समझ आता था, जो मुझे लगता था मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें, उसके बारे में और रिसर्च कर ली। तो ऑफिस में बहुत टाइम मिलता था, और ऐसा नहीं था कि मैं ऑफिस का काम नहीं कर रहा, ऑफिस का काम तो मेरा हो ही जाता था। तो उसके बाद जो टाइम था उसको यूटिलाइज करता था, मैं सारा दिन पढ़ता ही रहता था कुछ ना कुछ। तो उस तरह से आई थिंक धीरे धीरे इंटरेस्ट बना। फिर ऐसे लोगों से मैं कुछ मिला बॉम्बे में जब था, तो मेरा कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया जो स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे थे। एक दोस्त था, वो फ्लिपकार्ट में था, वो उसके बारे में बात करता रहता था। अच्छा। तो वहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट बना, और फिर
फिर अल्टीमेटली वही चीज़ दोबारा मेरे दिमाग में आएगी, यार क्या नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे आधे घंटे वाली। तो कुछ ऐसा करता है ना जिसमें पूरे दिन काम तो करूँ ढंग का। नहीं मतलब भगवान करे और भी लोगों को ऐसी नौकरियां मिले इसमें आधे घंटे में खत्म हो जाए। ये एक तरफ अभी जैसे नारायण मूर्ति बोल रहे हैं हमें 70 घंटे काम करना है, पुनीत की कंपनी बोल रही है यार आधे घंटे में आप काम निपटाओ, बस बैठे रहो हमारी कंपनी में। नहीं यार, ऐसा ऐसा नहीं था। एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, काम वो बहुत देते थे। अच्छा, उनको लगता था कि पूरे दिन का काम दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक स्मार्ट वर्क आप कर लेते थे। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि यार इतना करना पड़ता है। लोग लगे रहते थे, करते रहते। काम मेरे हिसाब से ऐसे होता है कि यार तुम अगर कोई भी काम कर रहे हो तो 70% तुम सोचोगे, 70-80% उसको सोचोगे कैसे करना है, और 20-30% टाइम लगता है उसको करने का। लोग क्या करते थे, जैसे ही काम मिला उसे लग के कर। मैं नहीं ऐसे करता था। मैं बैठता था आराम से, धैर्य से बैठ के सोचता था कि ये होगा, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसे आएगी, पूरा तो स्ट्रैटेजी बना के। पूरा बना के एक बार में क्लियर कर लेता था, और फिर करने में टाइम ही नहीं लगता, एक साथ हो जाता था वो। तो वो आई थिंक एक रीज़न था। तो जैसे आपने बोला कि ऑफ कोर्स दोस्त यार थे, फ्लिपकार्ट शुरू हो रहा था, बट फिर भी लोगों का ये रहता है कि यार एक स्टेबल जॉब है, सही चल रही है लाइफ, तो क्यों इतना रिस्क लेना। बहुत खुद को भी लगता है, पेरेंट्स इन सबको भी अगर आपने जब बताया होगा उन्होंने भी आई थिंक ये बोला होगा, तो फिर आपने डिसीजन कैसे लिया कि नहीं यार अब बहुत हो गया, बहुत कमा भी लिया, दूसरी चीज़ एक्सप्लोर भी कर लिया, अब खुद करके ट्राई करना है। वो वाला कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, वो क्या स्टोरी हुआ कि जिससे आपको ये करना पड़ा। पर्सपेक्टिव होता है यार लोगों का अपना अपना। तो जैसे अगर आप देख के से बोल रहे हो कि रिस्क लिया, जॉब छोड़ के कुछ स्टार्ट किया, मुझे तब लग रहा था कि रिस्क ले रहा हूँ मैं वो नौकरी करके, क्योंकि अच्छा, वो मार्क जकरबर्ग वाली लाइन की द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। पता नहीं, मतलब जो भी है कि तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। और दूसरा ये होता है दिमाग में यार कि जॉब छोड़ दूंगा तो वापस अगर नहीं चला तो वापस क्या होगा मेरा। उसमें भी मुझे ऐसा था यार कि लाइफ में कॉन्फिडेंस था यार कि कुछ तो कर ही लेंगे, इतना तो क्या है, कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है, इतना यही लोग वापस ले लेंगे मेरे को, नहीं लेगा तो कोई और ले लेगा। ऐसा नहीं है ना कि रोटी खाने को नहीं मिलेगी। एक बार मेरे पापा ने मेरे को कहा था कि तुझे इतना पढ़ा दिया है कि आलू गोभी के साथ तो रोटी खा ही लेगा, पनीर के साथ खानी है तो देख ले। ठीक है, तो वो एक थॉट प्रोसेस था मेरा कि कुछ होने वाला है नहीं है। आई थिंक लोग भी ज़्यादा सोचते हैं, लोगों की नो डाउट डिपेंडेंसी होती है यार कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, खर्चे हैं, वो सब है। लेकिन आई थिंक वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ लोग ज़्यादा सोचते भी हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक जगह पे अच्छा काम किया आपने तो आपको नौकरी वोकरी मिल जाती है, इतना कुछ। एक में सवाल ये था कि आपने इंटरव्यू के बीच में बोला कि जब भी आपको कंपनी शुरू करनी होती थी या स्टार्टअप करना होता था, आपको कॉन्फिडेंस होता था कि यार अगर ये नहीं भी चला मैं वापस कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। एंड जनरल लोगों को यही दिक्कत होती है कि यार अगर मुझे नई कंपनी नहीं मिली, मैंने कुछ करने के लिए छोड़ा और नहीं मिली, तो ये आप नई जॉब, एक जो यूथ है या जिसने 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो नई जॉब कैसे इफेक्टिवली ढूंढ सकता है। यार पहले तो अगर आपने स्टार्टअप करना है ना, तो पहले जहाँ पे नौकरी कर रहे हो ना वहाँ पे मचाओ थोड़ी सी। ठीक है, अगर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहीं पे अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम स्टार्टअप करके भी क्या उखाड़ लोगे। वहाँ तो बिल्कुल वो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है, हाँ, सब रिसोर्सेज भी हैं आपके हाँ, पास। तो पहले तो जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करो। जैसे मैंने बोला कि मैं आधा घंटा ही काम करता था, लेकिन काम ही आधे घंटे का था। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं करता था, वो बोलते थे क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो लेकिन वो मैं करता था अच्छे से। उसके बाद मेरा बहुत टाइम था उसमें मैं अपने ऊपर वर्क करता रहता था। और मेरे को ऐसे लगता था जॉब इसलिए वापस मिल जाएगी मुझे, क्योंकि जो मैं काम कर रहा था मुझे बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, पहले मैंने उस पर भी बहुत टाइम स्पेंड करके उसको सीखा है बहुत अच्छे से। मुझे लगता था कि मैं जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छा काम कर रहा था। ठीक है, तो वो था। उसके बाद अगर मैं स्टार्टअप भी करूँगा, उसमें भी जो काम करूँगा थोड़ा सा रिलेटेड काम करूँगा, उससे मैं अपनी और स्किल्स बढ़ा लूँगा। और अगर आज आप मेरे से पूछो आज के दिन में, तो लोग अच्छे स्किल वाले लोग ही नहीं हैं जिनको चीज़ें आती हैं। ऐसे लोगों की तो इतनी ज़्यादा कमी है कि कोई भी कंपनी कुछ भी पे कर देगी उनको, जिनको कुछ आता है करना, और वो आके आपको सिखा सकते हैं कैसे करना है। एंड एक्चुअल में हार्ड वर्क करेंगे। हाँ, तो उन लोगों को जॉब ना मिलना यार, ये तो बड़ी यूजलेस स्टेटमेंट है। उनको तो वो जाके एक बार बोल देंगे हमें नौकरी चाहिए लिंक्डइन पे, तो 50 लोग आगे बाहर खड़े हो जाएंगे। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि स्किल्स डेवलप करो और एक्चुअल में मेहनत करोगे तो कोई भी कंपनी आपको जॉब देने के लिए रेडी है। तो पुनीत, हम तो काफ़ी टाइम से बात भी किए हैं और पहले भी हमने पॉडकास्ट किया है। आजकल काफ़ी न्यूज़ आ रही है एस्ट्रोडॉक के बारे में। मैंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही देखा कि एस्ट्रोडॉक शायद अपना प्री आईपीओ राउंड भी 20-25 मिलियन का रेस करेगा, प्लस शायद 2025 तक उनका रेवेन्यू 2000 करोड़ टच करेगा एंड वो आईपीओ करेंगे। तो क्या चल रहा है एस्ट्रोडॉक में और क्या फ्यूचर प्लान्स है अभी। यार हाँ, राउंड तो रेस कर रहे हैं हम, और राउंड इसलिए रेस कर रहे हैं, ग्रोथ प्लस आईपीओ का भी सोच रहे हैं।
तो आईपीओ का हमारा प्लान 2025-26 के अराउंड है, और उसमें ये है कि अभी ग्रोथ राउंड रेस कर रहे हैं, ग्रो करेंगे। अभी 600 करोड़ के आसपास का रन रेट है, तो 2000 के आसपास जब आ जाएगा तब विल प्लान एन आईपीओ। अभी जैसे कि आपने 2017 में स्टार्टअप शुरू किया था, अभी जैसे कि आप बता रहे हैं इस साल आप ऑलमोस्ट 600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे जिसमें 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो अगर इतना आपका प्रॉफिट एनीवेज है तो फिर आपको फंडिंग क्यों चाहिए? आप तो जीरोधा के या जोहो के तरह भी बूटस्ट्रैप में ही आईपीओ तक ले जा सकते हो इसको। यार देखो, ग्रो तो हो ही रहे हैं हम। एक तो तरीका होता है कि इसको ग्रो करते रहें, दूसरा एक पैरेलल तरीका है यार कि बहुत बड़ा ब्रांड कैंपेन करें या मतलब और कंपनीज को एक्वायर करें। तो वो सब थॉट प्रोसेस के चलते हुए मतलब वी वांट टू रेज सम फंड्स, और हमें लगता है कि बहुत सारी हमारे जो काम है उसके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसको अगर हम बिल्ड करने लगेंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा, बट कुछ अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो अगर हम फंड रेज करते हैं तो हम वो एक्वायर कर सकते हैं और फिर बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो क्योंकि आपने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, ऐसे कोई सेलिब्रिटीज़ जिसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो या कोई फन इंसिडेंट हुआ हो? फन इंसिडेंट तो पता नहीं, बट एक्सपीरियंस अच्छा और बुरे से बहुत कुछ होता है। जैसे ये होता है ना कि हम कहते हैं एक अच्छे ब्रांड को एक बहुत अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देना चाहिए ताकि उसके बाद और कस्टमर्स आएँ। ये मैं एज ए कस्टमर ऑफ सेलिब्रिटीज़ बोलता हूँ कि जिन सेलिब्रिटीज़ के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है या उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया सेट्स पे, बहुत अच्छे से मतलब इमोशन के साथ शूट किया, उनको हमने रेफ़र किया हमारे सर्कल में, तो बहुत बड़ा सर्कल बन गया फाउंडर्स का। तो मैं जानता हूँ कि एक दो सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिनका हमने नाम दिया, उनको 4-5 और ब्रांड्स ने भी अप्रोच किया हमारे रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। और कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा काम नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट ख़राब कर दिया। तो उनके साथ पैसा तो वेस्ट हुआ ही हमारा, तो फिर हम क्या करते हैं उसका, हमने उठा के स्क्रिप्ट डस्टबिन में डाल दी। तो उनको पे कर दिया, लेकिन वीडियो डस्टबिन में डाल दी, उन्होंने चलाई तक नहीं। अच्छा। तो वैसे लोगों के लिए जब हमारे पास रेफरेंस चेक के लिए लोग आते हैं तो हम बोलते हैं कि इन्होंने हमारा ख़राब किया था। ओके। तो उनके पास अब फिर दूसरी वाले नहीं जाते। तो मुझे याद है कि एक सेलिब्रिटी है जिनको हमने 5 शूट दिलवाए हैं, और एक हैं जिनके लिए 4 जगह से रेफरेंस चेक आया था, हमने रिजेक्ट किया, उनको 4 जगह नहीं काम। अच्छा, हाँ, कि सही से काम करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है। मतलब सेलिब्रिटीज़ के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है वो शायद उनको नहीं पता होगा, हाँ। बट मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये कि कैसे एक आदमी जिसके तुम ये साथ अच्छा काम करते हो तो कितना ज़्यादा वो रिकमेंड करता है। एंड अभी रिसेंटली ये भी हमने पढ़ा कि आप क्या कहते हैं को फाउंडर लेके आए हैं, तो यूजुअली होता क्या कि या तो दो लोग एक साथ शुरू करते हैं, बट बाद में इतना को फाउंडर इतना मिलना इतना आसान नहीं होता। तो आपने कैसे को फाउंडर ढूंढा, क्योंकि टेक आपको आता था, मार्केटिंग आपने क्रैक कर लिया था, तो क्यों आपको नीड पड़ी को फाउंडर ढूंढने की, एंड प्लस फिर आपने ढूंढा कैसे? यार एक मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, तो मेरा जो पिछला फाउंडर था ना, उसका काफ़ी क्लोज फ्रेंड था अनमोल। तो ओके। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था जब पहले प्रोडक्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी साथ में लाए थे हम, ठीक है। तो तब वर्कआउट नहीं हो पाया बिकॉज वो आईएम चला गया। वो पहले आईआईटी से है, आई दिल्ली से, फिर आईएमसी चला गया, तो तब काम नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद से हमेशा मैं टच में था। तो मैंने क्या किया था, जब भी एस्ट्रोटॉक स्टार्ट किया था ना, तो जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसी आती थी जिसका मेरे पास आंसर नहीं है या आंसर था भी लेकिन वैलिडेशन चाहिए, तो मैं कुछ लोगों से पूछता था, तो उससे ही पूछता था। तो वैसे इन्वॉल्व था और उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था प्रॉब्लम्स में हेल्प करने से। एंड जब उसको लगा कि यार एक अच्छा स्टेज पे आ गई है कंपनी एंड इसको बहुत ग्रो कर सकते हैं, तो तब मैंने जब उसको पिच किया तो वो उसका भी इंटरेस्ट आया कि ठीक है करके देखते हैं ट्राई। तो वो ऑनबोर्ड हो गया। उस टाइम पे को फाउंडर जैसा नहीं था, तो वो चीफ बिजनेस ऑफिसर की तरह ज्वाइन किया था। एंड बहुत मस्त मचाई है भाई ने। अच्छा। और मचाई किस तरह से है कि यार जैसे मैं एज ए पर्सन काफ़ी अग्रेसिव हूँ कि किस तरह से कंपनी ग्रो करनी है, लेकिन जब वो आया तो मुझे दिखा कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके कंपैरिजन में, मतलब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तो फिर मैंने अपना रोल थोड़ा सा डिफाइन किया कि यार जो अग्रेशन ग्रोथ वाली तरफ चाहिए वो आई थिंक वो मेरे से बहुत अच्छा कर सकता है। तो वो उसने पिक किया कि कैसे कंपनी को ग्रो करना है, कैसे कहाँ फंड स्पेंड करने हैं, तो उसने काफ़ी अच्छे से हेल्प की। उसके बाद से मतलब कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो की है। बेस तब तक बन गया था, लेकिन जो ग्रोथ थी उतनी स्पीड से नहीं आ रही थी, उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। तो उसने वो प्रूव करके दिखाया कि यार एक फाउंडर्स माइंडसेट है उसमें, ठीक है। तो जितना मैं कर रहा हूँ उतना वो भी कर रहा है, साथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम उसने पिक कर ली और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से आने लगी एंड हम साथ में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करने लगे। तो फिर मतलब उसको एलिवेट किया गया को फाउंडर स्टेटस पे, क्योंकि बिल्कुल काम तो वही कर रहा था। हाँ। अब तुम ऐसा तो है नहीं कि यार तुम्हारा लाला माइंडसेट है कि यार सारा कुछ दबोच के बैठना है।
ठीक है, तो कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ मतलब वैसा भी होना चाहिए कि उसको वो डेजिग्नेशन ही मिलनी चाहिए, तो फिर वो को फाउंडर स्टेटस पे प्रमोट हुआ। एंड क्या ये नॉर्मली कंपनीज या तो जैसे कि स्टार्टअप्स है वो इनिशियल स्टेज में को फाउंडर ले आते हैं, लेट स्टेज क्योंकि आपने पूरी टीम बना ली थी एंड फिर आप सीनियर पोजीशन में एक और बंदे को लाते हैं तो कोई दिक्कत होती है या ऐसा नहीं होता है? माइंडसेट मैच होना चाहिए यार। ओके। लोग अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक हाँ। दूसरे को मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ग्रो करे, वो चाहता है मैं ग्रो करूँ, अगर वो माइंडसेट है एक दूसरे का, तो अल्टीमेटली तो दोनों बहुत अच्छा ग्रो कर जाएंगे। लेकिन ओके। अगर ऐसे बंदे को आप ऑनबोर्ड करोगे जो तुम्हारे से अलग टेबल की दूसरी साइड बैठा है, हाँ। तब आपस में लड़ते रहोगे। तो आई थिंक वो माइंडसेट मैच करना बहुत जरूरी है, और ये मैं बहुत से समझ गया था पिछली कंपनी करने के बाद कि अगर मैं किसी को भी ऑनबोर्ड करता हूँ, ये तो चलो बहुत ही सीनियर लेवल पे हो गया, लेकिन कोई हम एम्प्लॉय भी हायर करते हैं, तो अगर हमें लगता है माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है तो हम हायर ही नहीं करते हैं, तो उस पर ही हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ओके। एंड ये माइंडसेट आपको पता कैसे चलता है? पता तो यार इंटरव्यू से पता लगता अच्छा, है कि इंटरव्यू में ही? हाँ, मतलब पता लग जाता है लोगों से यार कि वो क्या चाहते हैं। मतलब एक कल्चर डिफाइन करता है एक फाउंडर कि यार किस कल्चर से तुम्हें काम करना है, किस कल्चर के तुम्हें लोग चाहिए। तो जब तुम हायर करते हो, इंटरव्यू लेते हो, तो तुम देखते हो यार उस कल्चर में फिट हो सकता है नहीं हो सकता। जैसे हमारा वर्क कल्चर ऐसा है कि यार हम काफ़ी फ्रेंडली से लोग हैं, ठीक है, लेकिन काम में बहुत अग्रेसिव हैं, तो हम बहुत दबा के काम करते हैं, बहुत काम होता है सबके पास, लेकिन 9 घंटे के बाद किसी को तंग नहीं करते हैं। ओके। ठीक है, तो लेकिन 9 घंटे में कोई बकचोदी नहीं चाहिए, हमें बहुत काम करना है। अच्छा। ठीक है, एंड काम करना है तो उसमें ये भी है कि अगर तुमने कुछ सीखा है, तुम अपने आसपास के सबको सिखाओगे। हाँ। ठीक है, अगर तुम्हारा ये कल्चर से मैच ही नहीं होता, तुमने सीख सीख के अपने पास रखना है, तो तुम्हारे लिए कल्चर फिट नहीं हो। करेक्ट। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा कल्चर डिफाइन होता है। एंड फ्रेंडली कितने हो, ठीक है, हम तुमसे आगे कैसे भी बात कर सकते हैं, तुम हर्ट नहीं फील करोगे, हाँ। क्योंकि हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं, मतलब जो फिट होता है उसी को हायर करते हैं। एंड अभी जैसे कि काफ़ी यंगस्टर्स एंड यूथ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से भी देख रही होगी एंड वो भी कोई अपनी जॉब से परेशान है, किसी की जॉब नहीं लग रही है या किसी को स्टार्टअप करना है वो समझ नहीं आ रहा, फेल हो रहा है, तो उन यंगस्टर्स आप भी एक टाइम में इस फेज के थ्रू गए होंगे, तो उनको क्या एडवाइस या उनको क्या टिप देंगे? यार मेरे को ऐसा लगता है फालतू की बकचोदी बंद करो कि यार ये करना है मुझे, वो करना है, इतना बड़ा करना है, इतनी फंडिंग उठानी है, ये सब छोड़ के जो हाँ। कर रहे हो उसको अच्छे से करो। और उसके अराउंड जो चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो या सीख सकते हो, उस पर सीखो, उस पर टाइम इन्वेस्ट करो। अपने आप को बेटर जितना कर लोगे ना, अपने से आप बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब वो अपॉर्चुनिटी सबके पास आती हैं, लेकिन लोग प्रिपेयर नहीं होते उसके लिए। मेन है कि अपनी स्किल्स इंप्रूव करो और जहाँ पे हो वहाँ बेस्ट करो, हाँ। उसका नेक्स्ट स्टेप लो, ये नहीं कि आगे का 600 करोड़ 100 करोड़ ये के सपने मत देखो, वो फिर जिंदगी सपने में निकल जाएगी। और इसका एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है ना, जैसे जब मैंने एस्ट्रोटॉक शुरू किया, तो मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, बस मैं प्रिपेयर्ड था क्योंकि मैं 100 फाउंडर के साथ काम किया, उनकी ऐप्स बनाई थी मैंने। बिजनेस नहीं पता था मुझे क्या करना, लेकिन ऐप बनानी सीख चुका था तब तक मैं। ठीक है, जब मेरे को एक आइडिया आया एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि मेरे बारे में किसी ने बताया था, तो मैंने लगा कि मैं ये बना लेता हूँ ऐप। ऐप बनानी तब तक सीख गया था मैं, तो हाँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी की ऐप बनाई। तो करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको चलाना कैसे है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो नेक्स्ट वो सीखा और फिर बिल्ड किया। हाँ, अगर आपने वही एजेंसी नहीं खोली होती तो मे बी इतना बढ़िया ऐप हो ही बनता नहीं नहीं। सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इतनी बड़ी ऐप बनाने के चक्कर में पड़ जाता, वो किसी को समझ ना आती। इतने सारे फाउंडर के साथ जब मैंने काम किया, 100 फाउंडर के साथ, उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया, जो दिन 2-3 लोगों का काम अच्छा चला था ना, वो लोग थे जिन्होंने बहुत ही सिंपल ऐप बनवाई, बहुत कुछ बिल्ड ही नहीं किया। बिल्कुल सिंपल, कस्टमर से फीडबैक लिया, फिर से वापस चेंज किया, फिर से बिल्ड किया, फिर चेंज किया। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही एस्ट्रोटॉक को स्टार्ट किया। बिल्कुल सिंपल ऐप रखनी है, कुछ ज़्यादा हाई-फाई चीज़ें नहीं रखेंगे। आज भी हमारी जो मेन जो धंधा है वो एक ही है, एस्ट्रोलॉजी से चैट पे बात कर लो। रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपको, जल्दी जल्दी में आंसर देना है। हार्डवर्क या लक? हार्ड वर्क करते रहो यार, लकी डेज तो आते हैं, अनलकी डेज भी आते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहो बस। फर्स्ट इनकम और अभी की? फर्स्ट इनकम मेरी जो मतलब ऑफिशियल फर्स्ट इनकम थी, वो 37,000 इन हैंड आता था। ये कौन से साल की बात है? ये 2011-13 तक यही था मेरा। 2015 तक आई थिंक सेम पे ही था मैं ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, क्योंकि जॉब छोड़ता रहा, ऐसे ऐसे कुछ हाँ कुछ चलता हाँ। रहा, तो ये था। एंड अभी तो आई थिंक जैसे आप बोल रहे हैं 600 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज होगा इस साल। हाँ। आपके क्या व्यूज हैं कि अभी ऐसे नारायण मूर्ति ने बोला कि अगर हमको डेवलप करना है देश को तो यूथ को मिनिमम 70 घंटे तो यार काम करना पड़ेगा, तो क्या आप काम कर रहे हैं या आप अपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयज काम करें? यार ये सब चीज़ें ना बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं मेरे ख्याल से, कि हर इंसान को ना वो करना चाहिए, उसको करना है। ठीक है, मैं तो आई थिंक 70 घंटे से तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट मैं किसी को कहता नहीं कि इतनी देर करो। और मुझे लगता है कि एक कंपनी को कहना भी नहीं चाहिए। कंपनी को कहना चाहिए कि यार 45 घंटे काम कर लो और उसमें दबा के काम करो, उसके बाद चुप कर जाओ, उसको जो करना है करने दो, उसको उसकी इच्छा है, उसने करना नहीं करना।
भाई उससे पूछ तो लो उसने कंट्री को ग्रो करना नहीं करना। हाँ ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि जो कंट्री को ग्रो भी करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, और जो कंट्री को पीछे लेके जाते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, बाकी लोग सब उनके साथ चलते हैं। ठीक है, अगर तुम साथ चलने वालों को भी कहोगे तुम 70 घंटे काम करो तो पहले तो वो रिएक्ट करेंगे, पहले उनको मोटिवेट तो कर लो। करेक्ट। या तो उनको ये तो बता दो कि यार उनको कंट्री क्यों ग्रो करनी चाहिए, क्या वो चाहते हैं कंट्री को ग्रो करना? वो चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, बट क्या कंट्री ग्रो कर जाए और डेवलप्ड नेशन बन जाए, क्या वो करना चाहते हैं? उनके दिमाग में नहीं है ये। Correct. या तो पहले मोटिवेट कर दो उनको। या फिर उनके भी ऐसे गोल्स हो या ऐसे जो आपने बोला मोटिवेशंस हो, सैलरी हो, कुछ तो ऐसे हो कि वो भी मोटिवेट हो। जबरदस्ती आई थिंक किससे क्या ही करवाएंगे, नहीं करेगा ना कोई। हाँ। मतलब उसको उस डायरेक्शन में जाना तो पड़ेगा ना, उसको समझ आना चाहिए कि वो क्यों करे ये। ठीक है, वो नारायण मूर्ति को तो हम सब लुकअप टू करते हैं, वो चाहते हैं कंट्री आगे जाए, मैं चाहता हूँ आगे जाए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हर कोई नहीं चाह रहा ना, उनकी मोटिवेशन नहीं है उस डायरेक्शन में, या तो मतलब उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से कंपनीज को सिर्फ 45 घंटे काम कराना चाहिए, और जो लोग आगे लेके जाना चाहते हैं उनके साथ काम करके कंपनी को भी आगे लेके जाएं, कंट्री को भी आगे लेके जाएं, और वो लोग ज़्यादा काम भी करें। और उनको उतनी आई थिंक कंपनसेशन भी दी जाए। हाँ, मेन कम पैसा दो, फिर सब लगे हुए हैं आगे बढ़ने में। कोई एनी रिकमेंडेशंस जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे या जिसमें आपने कुछ सीखा हो? रिकमेंडेशन तो मेरे दिमाग में अभी तो नहीं है, मैं बताता हूँ मैं बुक्स कैसी पढ़ता हूँ। हाँ मुझे लगता है कि लोग ना बुक्स से इतना ज़्यादा नहीं सीख पाते, वो ऊपर से निकल जाते, तब पढ़ते हैं तब समझ आती है, लेकिन उसको कभी अगर अप्लाई नहीं कर पाए कहीं, हाँ। तो उस पढ़ने का फायदा नहीं होता कुछ। तो मैं कैसी बुक्स पढ़ता हूँ कि जो मेरी आज स्टेट ऑफ लाइफ है उससे रिलेटेड बुक कौन सी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो मेरी स्टेट ऑफ लाइफ है उससे रिलेटेड बुक पढ़ूंगा अगर मैं, तो उसमें कुछ अच्छी बातें लिखी होंगी जो मुझे जस्ट अभी करनी है, या जिसमें अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं उससे बहुत से रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है, जैसे अभी मैंने आई थिंक लास्ट 2-3 साल ना बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में लगाए हैं। एस्ट्रोटॉक में मार्केटिंग सीखी, मार्केटिंग में क्या क्या करना है, करा भी काम, हाथ से भी काम किया। तो मैंने लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की बुक्स पढ़ी हैं, और हम बहुत से रिलेट कर पाया, और उसमें जो सीखा वो आके इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट भी देखा। तो इस तरह से पढ़ता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल से अगर बताना है आपको बुक का नाम, तो एक बार क्या हुआ था कि हम किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे थे, और जब सेलिब्रिटीज़ का वो कर रहे थे तो कैंपेन कर रहे थे, तो मुझे लगा यार कि वो शायद हमसे पैसे ज़्यादा लेता, सेलिब्रिटीज़ को कम देता है। अच्छा। ऑल्दो हम उसको कमीशन भी देते थे सेलिब्रिटी से बात कराने का, बट मुझे लगा कि ऐसे करता है वो, और मैंने कहा इसको चेक कैसे करूँ मैं सेलिब्रिटी से। तो शायद उस टाइम मैं कनेक्टेड नहीं था, अभी तो मैं मोस्टली कनेक्टेड हूँ सबसे। तो एक बार मैंने एक बुक ऑर्डर की, व्हाट एवरी बॉडी सेज। तो उससे मैं ये लर्न करना चाहता था कि लोगों की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है अगर किसी चीज़ से कन्फ्रंट कर दिया, और वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो चीज़ सीखी मैंने उससे। और फिर वही जो एजेंसी थी ना उससे बात की मैंने, और उसको मैंने मजाक में कह दिया यार कि जनता तो ऐसे ही पैसे बोझा ले लेती है, सेलिब्रिटी को तो कम देती है, बीच में खा जाते हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे लोग हो। ठीक है, और भाई उसकी तो एकदम से आंखें ऐसे ऐसे होने लगी, और एक पसीना आने लग गया उसको। ठीक है, कहता हाँ लोग करते हैं, ऐसे करते होंगे। तो फिर वो बदल गया बात ऐसे ऐसे करके, तो मेरे को समझ आ गया कि ऐसे करता है। ठीक है, फिर मैंने सेलिब्रिटी से कनेक्ट किया, और फिर पता लगा कि वो भाई आधे पैसे खा रहा था। अच्छा। सेलिब्रिटीज के लिए पैसे जो हम दे रहे थे उसको, तो मतलब 100 रुपए अगर आप सेलिब्रिटी के लिए आपका बजट था, 50 रुपए एजेंसी ले जा रहा था। हाँ मतलब हम अगर 100 रुपये बजट है तो 10 रुपये तो इसको अलग से देते थे, तो 110 पे करते थे उसको। हाँ। तो ये सेलिब्रिटी को 50 ही पे कर रहा था। अच्छा, 60 रख दे रहा था। मतलब ऐसे कर रहा था, 2-3 सेलिब्रिटी उसने ऐसे किया, फिर हमने उसको हटाया, फिर हम डायरेक्टली वर्क करना शुरू कर। नहीं तो फिर वो सेलिब्रिटी से ज्यादा अमीर बन जाता ना, सेलिब्रिटी ज़्यादा भी हैं। तो दोस्तों ये था यार पुनीत के साथ इंटरव्यू। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी मोटिवेशन इंस्पिरेशन भी मिला होगा, एंड होपफुली आप भी लाइफ में काफ़ी कुछ बढ़िया करेंगे। ये इंटरव्यू अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड पुनीत, होपफुली आपका IPO जल्दी सक्सेसफुल होगा और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।